हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 15 द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थर्ड बुक, तीसरी बुक का आखिरी चैप्टर पे आज हम आ गए हैं। पहले इसका नाम था फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसका नाम हो गया है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस नाम बदला है, अंदर का सारा कंटेंट सेम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है हिस्ट्री का, तीनों बुक का 15 के 15 चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे अपने चैनल पे। चैनल का नाम है सिमरन सहानी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है हिस्ट्री की, जाके पढ़ सकते हो। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल, इको, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई भी चैप्टर पढ़ना है ह्यूमैनिटीज़ का 11-12 का, यू कैन गो एंड स्टडी इट फ्रॉम माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम पढ़ेंगे किस तरीके से भारत का संविधान, मतलब कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। अगर आपके पास पॉलिटिक्स है तो हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं। एंड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। एवरीबडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनी कैसे थी, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो देखो, इफेक्ट में कब आई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 को, वन मार्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गई थी 26 जनवरी, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गई थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक बड़ी अच्छाई है पूरे दुनिया के अंदर कि वो सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी लॉन्ग। बट अगर आप सोचो तो लॉन्ग चीज़ बोरिंग होती है। हमारी कोई जो लॉन्ग सब्जेक्ट्स है, जो लॉन्ग चैप्टर्स है, हम उन्हें बोरिंग कहते हैं, बट हमारी लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोरिंग नहीं है। इट इज़ वेरी डाइवर्स। इंडिया की डाइवर्सिटी तो हमने देखी है, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई ये कोई वो, सबके अपने अपने धर्म, सबके अपने अपनी जात। तो ये सब डाइवर्सिटी को इतने अच्छे तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर समाया और उसके साथ साथ हर एक के लिए एक प्रॉपर रिटन रूल्स बनाए। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग तो है, डाइवर्स है, और वो पूरे इंडिया की डाइवर्सिटी को खुद के अंदर ऑल टुगेदरली संभाल लेती है। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड की, यू कैन से दैट। अब जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद भी इंडिया की डाइवर्सिटी कम नहीं हुई थी। एंड अब खतरा ये भी हो गया था कि इंडिया डिवाइड हो सकता है। तो उस समय पे हमने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जो पूरे की पूरी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इकट्ठा ला सके। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि ब्रिटिशर्स जब गए थे, उन्होंने खाली इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं कराया, उन्होंने एक और बॉम्ब हमारे ऊपर फोड़ा था। प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया था तुम चाहो तो अपनी अलग कंट्री बना सकते हो। तो उस समय पे एक और चैलेंज हमारे सामने आ गया था कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको भी अकोमोडेट करना था। जो अलग अलग लैंग्वेजेस की स्टेट्स थी उनको भी इंडिया के अंदर अकोमोडेट करके रखना था। अब तुम उन्हें उनका हक दोगे तभी तो वो रहेंगे इंडिया के अंदर। तो वो सब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में करा। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए जो पास्ट में लोगों को जख्म हुए थे ना ब्रिटिशर्स से, और आपको पता है जात पात का सिस्टम था, स्टार्टिंग में हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से ब्राह्मण्स एंड वो हमारे वर्ण सिस्टम पे जात पात के ऊपर भेदभाव होते थे, दलित्स के साथ चांडाल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब ये सब चीज़ें हमें इंडिया में फॉलो नहीं करनी थी। तो हमें पास्ट के जितने भी वुंड्स, जख्म थे, उनको हील करना था। एक ऐसी बुक बनानी थी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें क्लास, कास्ट, कम्युनिटी सबको शेयर मिले इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में खाली अमीरों का, एलाइट्स का सीन ना हो, कोई भी क्लास का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, उसे रोल मिले पॉलिटिक्स के अंदर। और जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ले लो, कोई भी, कितने सारे डेमोक्रेटिक, सुप्रीम कोर्ट हो गई, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, और आपके जितने भी इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, कोई भी आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ले लो, तो उन सबको नर्चर मतलब वो किसके अंडर में चलेगी। अगर किसी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दे विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लिखा होगा। अब इतनी बेहतरीन सी बुक बनाने में टाइम तो लगा होगा ना, तो दिसंबर 1946 से 49 तक का टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। हिसाब लगा लो, दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुई, दिसंबर 1949 तक चली। अभी अपनी कॉपी में लिख लो, मैंने आपको बताया कीवर्ड्स बताती हूँ, उसी समय अपनी नोटबुक में लिख लिया करो वीडियो देखते हुए, और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग क्लॉजेज लिखे हैं, और वो ये नहीं था कि तुमने एग्जाम में जैसे आंसर लिखते हो लिख दिया, नहीं, एक एक क्लॉज के ऊपर डिस्कशन हुआ था, पब्लिक मीटिंग्स, रिकॉर्ड्स पड़े हैं हमारे पास, ब्लैक एंड वाइट वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रील्स,
और फ़ोटोज़ पढ़ी हैं और हमारे पास पता नहीं ना जाने कितनी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पढ़ी हैं उस सब टाइम की जिस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी पूरे 3 साल की। कभी कभी तो पब्लिकली होता था, आपस में लोग बहस करते थे कि हमें ये रूल नहीं, हमें ये रूल चाहिए, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के मेंबर। तो बहुत ही एडवेंचरस टास्क था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने का, काफ़ी समय लगा था, बट एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बन के इंडियंस के पास आ गई थी। कितने सेशंस है इसमें? 11 सेशन है। 165 डेज लगे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, और ये बार बार रिवाइज हुई। ऐसा नहीं कि एक बार बन गई ख़त्म, जैसे तुम अपना एग्ज़ाम देके पेपर रिवाइज करते हो वैसे ही बार बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करा गया। अलग अलग कमेटी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, सब कमेटीज़ ने मिलकर, आगे हम पढ़ेंगे, आपने पहले 11th में पढ़ा हुआ है कमेटीज़ के बारे में, वो सब कमेटीज़ इनको रिवाइज करती थी। सबका अलग अलग काम होता था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो ये मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया, क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल स्टडी अ ट्यूमुलेटस टाइम। मतलब क्या है, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम आया ना तो वो एक बहुत ही डेंजरस टाइम था। उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं था। तुम समझ लो कि तुम्हारे घर में शादी है, तुम्हारे घर में कोई और प्रॉब्लम भी हुई है, और भी बहुत कुछ तुम्हारे घर में हो गया है, वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एंजॉइंग कह लो या दुख भरी कह लो, और उस समय पे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ गए। तो ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ था। इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। सो दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। लेट्स स्टडी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अक्यूमुलेटिव टाइम। तो देखो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो वी वर इन अ ग्रेट होप थी, सब खुश थे कि भैया आज़ादी मिल गई है। सेकेंडली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी था, बिकॉज हमारे को जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस मिला वैसे ही पार्टीशन हमारा हो गया था, एंड एट्रोसिटीज़ हुई, किलिंग हुई दोनों ही साइड्स पे। इस वजह से दुख की बात भी थी और खुद जश्न मनाने का समय भी था हमारा पार्टीशन का। देखो पार्टीशन हुआ था, क्यों हुआ पार्टीशन? देखो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में लॉन्च हुआ था, वो मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट था। जितनी भी मूवमेंट्स हमने अभी तक पढ़े, गांधी जी वाले चैप्टर में पढ़े, उसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट जिसने ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया था, एंड एट द एंड फाइनली उनको इंडिया से भागकर जाना ही पड़ा था। एंड और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वी कैन से वी वर सक्सेसफुल फॉर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि निकाल दिया हमने ब्रिटिशर्स को। तो राइजिंग ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे, हमने इसके बारे में पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स में। और दूसरा क्या था, जो अदर्स थी 1946 के अंदर जितनी भी बॉम्बे के अंदर और बाकी जितनी भी सिटीज़ डेवलप हो रही थी स्प्रिंग में, उन सब की वजह से वी कैन से दैट ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि भैया अब इंडिया डेवलप हो गया, अब यहाँ पे इसके ऊपर राज हम नहीं कर सकते। और जो हमारे आप कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक फ्रीडम दिलाने का हमें वादा करा। उन्होंने कहा तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अगर हम अपनी आर्मी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना ले, चाहे वो फॉरेन सपोर्ट से ही क्यों ना हो, तो हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमें फ्रीडम मिली, हमें क्विट इंडिया मूवमेंट के सक्सेसफुल होने से फ्रीडम मिली थी। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ? इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये जो पॉपुलर अपराइजिंग हुई थी इसमें हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आ गए थे। स्टार्टिंग हिस्ट्री की बुक से मैं आपको बता रही हूँ, जब से 3rd बुक शुरू हुई है, कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। और जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे आए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठी आई, तो उस समय पे जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको भारत छोड़ के जाना पड़ा। और देखो क्या हुआ था 1946 के अंदर, ग्रेट कैलकटा किलिंग्स हुई थी। यू मस्ट हैव नो अबाउट दैट। तो बहुत ही लंबे राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे कैलकटा के अंदर हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। उसका इफेक्ट बस 1946 में ये राइट हुआ और 47 में हमारा पार्टीशन हो गया, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा पार्टीशन के ऊपर। जो वायलेंस था, आपने देखा है मूवीज़, हमने अभी भारत मूवी देखी सलमान खान की, उसमें हमने देखा किस तरीके से लोग एक दूसरे को मार रहे थे। कोई बात नहीं थी, कोई मुद्दा नहीं था, बस गुस्से में आके लोग एक दूसरे को मार रहे थे। वायलेंस हो रहा था, मजाकर हो रहा था, खाली हिंदू के साथ, खाली मुस्लिम के साथ, खाली सिख्स के साथ नहीं, सब के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस एंड मजाकर हुआ। और जो ये ग्रेट कैलकटा किलिंग हुई थी 1946 राइट में, उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ा था हमारे पार्टीशन के वायलेंस के ऊपर भी। अब 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है तो हम खुश थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। बट एट द सेम टाइम उस पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन उस समय पे ऐसी थी जिनको यही नहीं पता था कि वो इंडिया के या पाकिस्तान के। रात को 12 बजे हमें फ्रीडम मिल गया। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, हिंदू और सिख, उन्हें पता था कि अभी उन्हें घर छोड़ के अपना इंडिया आना है, और इंडिया में जो मुसलमान रह रहे थे उन्हें पता था कि उन्हें अभी पाकिस्तान जाना है। तो जिस कंट्री में वो रह रहे थे, जिसमें सालों से उनके दादा परदादा रह रहे थे, उन्हें वहीं पर रेफ्यूजी की तरह लगने लग गया था। उन्हें पता था कि उन्हें अपना वतन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उस समय पर हिंदू मुस्लिम सिख तीनों के लिए ही बहुत ही
मुश्किल सी सिचुएशन आ गई थी, जो मेनली आप कह सकते हो पंजाब में और बंगाल में रह रहे थे। आपको पता है कम्युनल जोन्स बना दिए गए थे। ये कह दिया गया था कि मेजॉरिटी के ऊपर हमारा वो करा जाएगा, पार्टीशन करा जाएगा, कि जिस एरिया के अंदर मुसलमान ज़्यादा होंगे उसको पाकिस्तान बना देंगे, जिस एरिया के अंदर हिंदू ज़्यादा है वो हिंदुस्तान ही रहेगा। पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी, एक थी ईस्ट में एक वेस्ट में, तो हमारे दो पाकिस्तान बने, एक ईस्ट पाकिस्तान बना जो आज के टाइम पे आप कहते हो बांग्लादेश है का, और एक वेस्ट पाकिस्तान बना जो अभी का बांग्लादेश है, अभी का पाकिस्तान है। तो इस तरीके का घटिया पार्टीशन हमारा ब्रिटिशर्स करवा के गए थे। एक इधर वेस्ट में पाकिस्तान, फिर पूरा का पूरा इंडिया, फिर एक ईस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जिसे कहते थे, जो बाद में अब बांग्लादेश बन गया। तो इस तरीके से जब गए हमारे ब्रिटिशर्स, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी, क्या बचा हमारे पास में? हम बड़े खुश थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, बट सर पे आई हमारी रेफ्यूजी प्रॉब्लम। दिल्ली में लोग बिना घर के रह रहे थे, और वहाँ पर भी मुस्लिम्स ईस्ट में और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर उनकी भी सिचुएशंस बहुत बुरी थी, और जो इंडिया में हिंदुओं से आए थे पाकिस्तान से, उनकी भी बहुत बुरी सिचुएशन थी। ओके, तो ये सब हमारा हुआ बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। सेकेंडली, खाली ये पार्टीशन वाली प्रॉब्लम नहीं थी, एक और बॉम्ब छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स हमारे पे, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। इन्होंने जाते जाते प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडिया की जो स्टेट्स थी दे वर द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 365 या प्लस थी, इतनी स्टेट्स थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। जैसे कि आप मान लो महाराष्ट्र, और ये जितनी भी काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, ओडिशा हो गई, ये सब हैदराबाद, ये वो द प्रिंसली स्टेट्स, और इन पे राजा का या फिर नवाबों का रूल होता था। तो ये लोगों को क्या बोला ब्रिटिशर्स ने कि हम जा रहे हैं, यहाँ पे होती थी पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन मतलब जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो इन देशों के, इन स्टेट्स के अंदर राजा अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी चलाता रहता था कि अंदर के काम राजा देखेगा और एक्सटर्नल अफेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। तो इस तरीके से राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हो रखा था। तो जब ब्रिटिशर्स जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश क्राउन एग्रीमेंट है ना हमारा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, अब हम तो जा रहे हैं, तुम चाहो राजा लोग, नवाब लोग तो इंडिया का पार्ट बन जाओ, तुम चाहो तो अपनी एक नई कंट्री बना लो, तुम चाहो तो अपना एक कह सकते हो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ। तो ये सिचुएशन सोचो कि कोई भी, हैदराबाद को ही तुम मान के चल लो, हैदराबाद के एक नवाब थे, उन्होंने कह दिया कि मेरे को अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है। अब तुम सोचो इस तरीके से, और जितनी 1/3 ऑफ द प्रिंसली स्टेट अगर कह देती हमें अपनी कंट्री बनानी है, तो इंडिया तो बचता ही नहीं, इंडिया तो ख़त्म ही हो जाती है अगर कोई कहता है पाकिस्तान के साथ जाना हो। तो बहुत ही प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर दी थी ब्रिटिशर्स ने जाते जाते। एक तो पार्टीशन हुआ, उससे दंगे हुए, फसाद हुआ, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई। सेकेंडली ये जो प्रिंसली स्टेट वाला इन्होंने करा, उसकी वजह से जितने भी प्रिंसेस और राजा थे और जो नवाब थे उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी। और हमारे एक बहुत ही नोबल लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जाके हर एक नवाब से और प्रिंस से इंस्ट्रूमेंटिफिकेशन साइन कराया, दिस इज़ एक्स्ट्रा नॉलेज। और तब जाके जो हमारा इंडिया है, इंडियन यूनियन बना, और तभी हम इतने बड़े से इंडिया में रह रहे हैं, वरना छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। एक देश होता हैदराबाद, एक देश होता मणिपुर, एक देश होता जूनागढ़, ऐसे ऐसे, और आप कह लो एक देश होता राजस्थान। इस टाइप से हमारी कोई कंट्री इंडिया रहती ही नहीं, पूरे के पूरे देश बन जाते। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने जाते हुए 2 बॉम्ब फोड़े थे, एक पार्टीशन, दूसरा प्रिंसली वन। स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी थी, एक असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने बनानी थी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक मेंबर्स इलेक्ट हुए थे थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम सबको पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हर कोई वोट कर सकता है, वुमेन, मैन और कोई लो कास्ट का कोई भी हो, दे कैन वोट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से 1945 और 46 के प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, यानी कि लेजिस्लेटिव स्टेट लेवल पे इलेक्शन हुए थे। 45 और 46 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये इलेक्शन हुए थे। और जैसे अभी आप जाके अपने चीफ मिनिस्टर चुनते हो, अपने प्रधानमंत्री चुनते हो, उसी टाइप के एक इलेक्शन हुए थे 45-46 में, जिनको बोला गया प्रोविंशियल इलेक्शंस। अब उन इलेक्शंस में लोग, जनता ने जाके वोट करा, अपने उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स ने आगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करा। तो दैट मीन्स जैसे हमारा प्रेसिडेंट चूज़ होते हैं ना, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, वैसे ही उस समय पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन के बाद क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स को सारे के सारे लोगों ने चूज़ करा, और उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करा। तो ये तरीका था। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था हमारा
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने का। बट जो भी लीडर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उन पे जो पूरी जनता थी वो आँख बंद करके भरोसा कर सकती थी। जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेनली वो एक ही पार्टी से थे, कांग्रेस से। अब ऐसा क्यों? मुस्लिम लीग भी तो थी, वो कहाँ गई थी? तो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने मना कर दिया आने को, बिकॉज मुस्लिम लीग देखो जो कांग्रेस थी ना वही जीती थी सबसे ज़्यादा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन में। इंडिया के अंदर जब पहला इलेक्शन हुआ था ना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सबसे ज़्यादा कांग्रेस जीती थी। मुस्लिम लीग इसलिए जीती थी क्योंकि उसकी सीटें रिजर्व थी। और तब भी मुस्लिम लीग ने कहा कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है मैं उसमें भाग नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा भाई? मुझे तो अपनी अलग कंट्री बनानी है पाकिस्तान, मैं क्या करूँ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनवा के। इसलिए मुस्लिम लीग के कोई भी मेंबर ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करा। अब एक और लोग थे, सोशलिस्टिक पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों नहीं करा? उन्होंने कहा कि ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए थे ये तो ब्रिटिशर्स ने कराए थे और इस समय पे साले कांग्रेस वाले ही जीत गए थे, इसलिए सोशलिस्टिक पार्टी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करा। तो एट द एंड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें 82% ऑफ द पीपल वर फ्रॉम द कांग्रेसमैन थे 82% लोग, और बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज रीजनल पार्टीज के लोग आप मान सकते हो। मुस्लिम लीग ने तो सरासर मना कर दिया, भाई मैं तो पाकिस्तान की बनाऊंगा जाके, यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ मैं। और देखो अब तुम तो ये कह रहे हो कि भैया ये तो गलत है, सारे कांग्रेस के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट बनाई तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कैसे, हम कह रहे हैं डाइवर्स है, एक ही पार्टी के लीडर्स ने बनाई। तो बट नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डाइवर्स थी क्योंकि कांग्रेस खुद में ही एक बहुत ही अम्ब्रेला पार्टी थी। कांग्रेस के अंदर हर एक लैंग्वेज, हर एक डाइवर्सिटी, हर एक आइडियोलॉजी के लोग होते थे। कोई मनी लेंडर को सपोर्ट करता था, कोई सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, कोई कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, तो कोई किसी और चीज़ को प्रमोट करता। तो यानी कि कांग्रेस आप एक तरीके से कह सकते हो खुद में ही बहुत डाइवर्स थी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अगर एक ही पार्टी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है। उस समय पे कांग्रेस बिल्कुल ही एक फैला हुआ मैदान था जिसके अंदर हर एक अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग टाइप के लीडर्स थे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही पार्टी के होते हुए भी बहुत डाइवर्स थी, और जो लीडर्स थे उन्होंने कभी भी ये नहीं करा कि चुपचाप बैठ के ये रेजोल्यूशन पास हुआ, हाँ ठीक है कर दो, हम एक पार्टी के मान लो। नहीं, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ उस पर घंटों घंटों की डिबेट हुई क्योंकि सभी लीडर्स के जो सोच विचार थे वो बिल्कुल डाइवर्स्ड थे। नाउ और क्या था, डेलिब्रेशंस होती थी। क्या होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ते हैं, जैसे तुम क्लास में ग्रुप डिस्कशन मैम करवाती है ना, तुम लोग डिबेट करते हो और बातें करते हो एक दूसरे से, तो वैसे ही डेलिब्रेशन हुई, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, कभी कोई कुछ चीज़ प्रपोज करता था कि ऐसे करेंगे। इनफैक्ट पब्लिक डिबेट भी होती थी, यानी कि पब्लिक के सामने डिबेट होती थी, लाइव जाते थे जो लीडर्स हैं और उन पब्लिक के सामने डिबेट होती थी। और क्रिटिक्स ये होते हैं, जैसे कि किसी बात पे कहा है कि ये कम करना है तो उस पर क्रिटिकल व्यूज़ देने वाले लोग होते हैं, और जितने भी क्रिटिक्स थे उसको कॉन्सेंसस में बदला जाता था, यानी कि जो भी कमियां निकाली जा रही थी उसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े विचार करके, बहुत लंबे चौड़े डिबेट करके सहमति ली जाती थी हर एक की। तो इन सब लंबे प्रोसेस में डिबेट, डेलिब्रेशन, कॉन्सेंसस, क्रिटिक्स के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी। और कलेक्टिव पार्टिसिपेशन करना था हमें, इसीलिए पब्लिक व्यूज़, यानी कि हम अगर उस समय पे हम जिंदा होते तो हमारे व्यूज़ भी लिए जाते। क्या होता था, अभी बोला जाता था लोगों को कि लेटर में लिख के अपनी डिमांड या जो भी तुम चाहते हो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन में हो वो लिख के हमें भेजो, हम उसे पढ़ेंगे और उसको कंसिडर करेंगे। और माइनॉरिटी का लैंग्वेज हो गया, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, या फिर आप कह लो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई, दलित्स हो गए, इन सब की आवाज़ को नहीं दबाया गया। इनको बोला गया आप बताओ क्या चाहिए तुम्हें अपनी लैंग्वेज चाहिए, तुम्हें अपने कल्चर को मेंटेन करना, माइनॉरिटीज़ को सब कुछ उनको प्रोवाइड करा गया। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। और जो दलित्स थी, ऑप्रेस्ड क्लास जो थी, उनको बहुत ज़्यादा से दिया गया, उनको रिजर्व सीटें दी गई इन द गवर्नमेंट जॉब्स। उन्होंने मांगा भाई कि हमारे साथ सालों से इतना कुछ गलत होता रहा है, सो वी वांट रिजर्वमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब्स। और कल्चरल एंड सोशल, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन शुरू से होता आया है, तो सबसे बड़ी मांग क्या थी कि कल्चर और सोशल जस्टिस अब इंडिया में होना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल दैट वॉज अडॉप्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको बताया है बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग्स चलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और हर मुद्दे पर डिटेल डिस्कशन होता था। नाउ वी विल स्टडी टॉपिक 1.2 द डोमिनेंट वॉइसेस। अब मैंने आपको बता दिया काफ़ी सारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, टोटल थे 300। उनमें से जो 6 थे दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा काम करते थे एंड उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, की रोल्स वो प्ले करते थे।
ओके, उनमें से 6 में से 3 कौन थे? कांग्रेस में। देखो एग्जाम में आ सकता है। टोटल 306, सबसे इंपॉर्टेंट 6 में से 3 कांग्रेस वाले। अब वो 3 कांग्रेसमैन कौन से थे? फर्स्ट वॉज जवाहरलाल नेहरू, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड थर्ड वॉज राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट फेमस लीडर्स ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने क्या एक पास करा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अभी आगे सोर्स भी पढ़ाऊंगी तुम्हें इस वीडियो में, तब पता चलेगा तुम्हें। उन्होंने बताया अपना विजन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उन्होंने विजन बताया कि जवाहरलाल नेहरू खुद एज अ पर्सन किस टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। आगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और उन्होंने रेजोल्यूशन बनाया था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के, यानी कि उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा फ्लैग हम बनवा सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल हो और फिर ऐसे ऐसे कलर्स होंगे, सैफरन, वाइट एंड डार्क ग्रीन, और बीच में व्हील होगा। पूरा का पूरा रेजोल्यूशन जनता के सामने आया था हमारे अपने इंडियन नेशनल फ्लैग बनाने का भी। ओके, और यही नहीं, खाली उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का वक्त बता रहे हैं, ये अगर 1 मार्क में आया उनका वक्त बताया। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया, रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग बनाया, और सेकेंडली उन्होंने वर्क करते थे बिहाइंड द सीन्स, यानी कि पीछे से भी वो बहुत की रोल्स प्ले करते थे। जितनी भी रिपोर्ट होती थी, प्रिंट होती थी, उनको पढ़ते थे। छोटे छोटे अक्षरों की लिखी हुई थी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को वो पढ़ते थे, उनको कंसिडर करते थे, उन पर डिबेट करते थे। तो देयर लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बहुत सारा काम अगर आप छोटे शब्दों में बोलो तो वो करते थे। अब नेक्स्ट लीडर पे आ जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे उस समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था इनका। इनका काम था कि जो डिस्कशन हो रहा है वो स्टीयर चले, स्मूथली चले, ऐसा ना हो कि लोग कुछ गलत बातें करने लग जाए। सेकेंडली, हर एक को चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लीडर्स को ही चांस मिल रहा है अपनी बातें बोलने का, कुछ लोगों को ही मिल रहा है। और जो लाइन है, लाइन में चले, बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि कभी एक मुद्दा पकड़ा उससे बिल्कुल ही डिफरेंट मुद्दा पकड़ के लिया है। तो इक्वली लाइन में कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलनी चाहिए थी। जैसे लोकसभा के स्पीकर का काम होता है ना मेंटेन करके रखना, वैसे ही राजेंद्र प्रसाद का उस समय पे काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डेलिब्रेट डिस्कशंस हो रहे हैं उनको मेंटेन करना। अब जो हमारे थर्ड लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका रोल इन्होंने नहीं बताया है, बट एज आई टोल्ड यू उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करे हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लीडर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, B.R. अम्बेडकर। ही वॉज अ लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट। 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं, 1 मार्क में। एंड देखो, ये शुरुआत में बहुत बड़े ओपोनेंट थे कांग्रेस के। क्यों? बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द ओप्रेस क्लास और ये दलित्स के लिए वर्क करना चाहते थे। बट गांधी जी के कहने पे ही जॉइन द लॉ मिनिस्टर एंड वो यूनियन कैबिनेट के अंदर एक लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं ऑन द गांधी जीज एडवाइस। और एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, आपको पढ़ाया नहीं है इसके बारे में अभी, बट येस जो भी हुआ था कांग्रेस एंड B.R. अम्बेडकर के बीच में, बाद में इनका सेटल हो गया था। एंड जो यूनियन कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर बाद में बन जाते हैं हमारे B.R. अम्बेडकर। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे ये। तो इसलिए इनके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियाँ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर B.R. अम्बेडकर के साथ 2 और लॉयर्स थे। फॉर एग्जाम्पल उनका नाम आपको याद रखना है, K.M. मुंशी जो गुजरात के थे, एंड सेकेंड वॉज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो मद्रास के थे, साउथ इंडियन नेम है। ओके, तो इन दोनों के नेम आपको याद रखने हैं। 1 मार्क में गाइस आ सकता है कि कौन थे 2 लॉयर्स विद द B.R. अम्बेडकर। और कुछ सिविल सर्वेंट्स थे जो लाइमलाइट में देखो नहीं रहे इतना, बट 2 सिविल सर्वेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। वन वॉज B.N. राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। वो हर चीज़ पे, सिविल सर्वेंट्स को बहुत नॉलेज होती है, IAS आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनको इतनी नॉलेज होती है, वो एडवाइस कर देते कि इस तरीके से टेक्निकल वर्क जो होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक वर्क पे ये इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवाइस करी। उन्होंने सीरीज़ ऑफ पेपर रिपोर्ट्स बनाई दूसरी कंट्रीज़ की रिपोर्ट। जैसे हमने देखा है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश से कुछ अडॉप्ट करा, अमेरिका से कुछ अडॉप्ट करा है, और हमने कनाडा से कुछ अडॉप्ट करा, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करा है। तो वो सब इन्होंने पढ़ा, अब पेपर पे लिखे, बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाई और मर्ज करा कि ये हम इससे ले सकते हैं, हमें ये सूट बैठेगा। इस तरीके से B.N. राव ने वर्क करा। दूसरे, मैंने आपको बताया ना 2 सिविल सर्वेंट्स लाइमलाइट में नहीं थे, बट फिर भी दे डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। दूसरे थे ड्रॉट्समैन, चीफ ड्रॉट्समैन। ड्रॉट्समैन मतलब कौन हुए? नाम क्या था इनका? S.N. मुखर्जी। इनका काम था जो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट होते हैं, देखो ये जो सरकारी भाषा होती है पढ़नी बहुत मुश्किल है। तुम अगर कॉन्स्टिट्यूशन अब भी पढ़ोगे बैठने तो तुम्हें नहीं आएगा समझ में क्या लिखा है। तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड होते थे, उसको क्लियर करके आसान शब्दों में बताने का काम करा था हमारे S.N. मुखर्जी ने। तो गाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो तुम्हें उसमें मेंशन करना है। 300 मेंबर थे,
3 थे, 6 उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे, 3 उसमें से कांग्रेस में थे। जवाहरलाल नेहरू का रोल बताना, राजेंद्र प्रसाद का रोल बताना, फिर बी आर अम्बेडकर का रोल बताना, फिर 2 जो उनके साथ में लॉयर्स थे उनका, फिर जो ये 2 सिविल सर्वेंट्स थे इनका रोल बताना है आपको, एक चीफ एडवाइजर थे और एक चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। आपकी बुक में ड्राफ्ट्समैन लिखे हुए, आई थिंक ये ड्राफ्ट्समैन होगा। ओके, तो विद दिस आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सो यू हैव टू राइट इट इन दिस सीरीज। नाउ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, द डोमिनेंट वॉइसेस। अब कितना समय लगा होगा ये सब काम होने में? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली बनने में 3 ईयर्स लगे। जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स हैं वो 11 बल्कि वॉल्यूम्स में है, 11 मोटी मोटी किताबें हैं, वो बनाती हैं हमारी लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारी लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग है, इसमें डाइवर्स सिस्टम के बारे में बता रखा है और इसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गिवन है जिससे इंडिया खुद को रूल कर सके। ओके, तो टॉपिक 1 आपका फुली कंप्लीट हो गया है। नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक 2, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विजन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो ये सोर्स भी मैं इसमें आपको पढ़ा रही हूँ, जो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो वो चाहते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रकट हो, तो वो सब पढ़ाती हूँ आपको। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं और इसमें वो बताते हैं आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट किस तरीके से वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते हैं। ओके, तो वो उसमें कुछ मेन फीचर्स हाईलाइट करते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगी, सॉवरेन रहेगी। सॉवरेन मतलब कि इंडिया खुद को गवर्न करेगी। ब्रिटिशर्स के जाने से पहले हम सॉवरेन नहीं थे, हमारे जो भी डिसीजंस होते थे ब्रिटिशर लेता था। अगर मोनार्की रूल होता है तो सारे के सारे डिसीजन राजा लेता है, बट अब वी आर सॉवरेन। अगर कोई भी डिसीजन है तो वो इंडिया के पीपल लेंगे। तो ये मतलब होता है सॉवरेन का, खुद में हमारे पास शक्ति है, हमारे पास राइट है अपने डिसीजंस लेने का। 3rd वॉज कि हम एक रिपब्लिक बनेंगे। 4th वॉज कि हम गारंटी करेंगे सेफ गार्ड टू ऑल द बैकवर्ड एंड ऑप्रेस क्लासेस, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको हम सेफ गार्ड देंगे। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं ये जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पास करी। साथ के साथ सोर्स पढ़ाती हूँ। सोर्स में देखो ये बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं हिस्ट्री से पे तो मैं लेके चलता हूँ किस तरीके से शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में मेंशन कर रखा है, किस तरीके से अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स जिनको कहा जाता है उन्होंने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, किस तरीके से अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुई। फिर उन्होंने बात करी अभी कुछ पहले 40-50 साल पहले जो हुआ हमारा, कौन सा हुआ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, जिसमें हमने क्लास 10th में पढ़ा था। पेरिस के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो जेल को तोड़ा और किंग को हटाया गया और डिमांड हुई एक कॉन्स्टिट्यूशन की। और इनफैक्ट जितने भी लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। उनके पास जब चैम्बर्स नहीं होते थे, उन्होंने लिखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आ गए हम, चैम्बर नहीं था, छत नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो वो एक स्टेडियम ग्राउंड में जाके टेनिस कोर्ट में, आप मुझे बता सकते हो 10th में पढ़ा था हमने कौन सा टेनिस कोर्ट था वो, वहाँ पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए स्पीच एंड डिस्कशन करे आम जनता ने। क्यों? पहले क्योंकि क्या था फ्रेंच के अंदर, वहाँ फ्रांस के अंदर क्या था, पूरी की पूरी उनकी हायरार्की बनी हुई थी, फ्यूडल सिस्टम होता था। क्या थे पहले? एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो गई, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेटिक, मिडिलमैन और लास्ट में पीजेंट्स वगैरह आते थे। तो जो पीजेंट और मिडिलमैन थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, उन्हें फ्री में सर्विसेज देनी पड़ती थी। तो रेवोल्यूशन जब आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमरा नहीं था तो टेनिस कोर्ट में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। ये सब जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फिर वो आते हैं अभी जो कुछ समय पहले हुआ था उस समय से रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट स्टेट बनानी थी। कम्युनिस्ट स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रोल दिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट काम करेगी जनता के लिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, कुछ प्राइवेट। अब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होगे, आधे से ज़्यादा बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बट नहीं, कम्युनिस्ट स्टेट में सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर, एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर गवर्नमेंट का काम है सब कुछ प्रोवाइड करना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, दवाई हो, कुछ भी। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ हमारा सोवियत यूनियन के अंदर, रशिया नहीं कहेंगे उसको, रशियन रेवोल्यूशन कहते थे। सोवियत यूनियन के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। एंड अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पता होगा उससे क्या बना था, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। तो ये सब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने अपने सोर्स के अंदर बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो इतनी पास्ट की बातें बता रहा हूँ, ये 3 रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जो जो उन्होंने करा ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेप देंगे। नहीं, हम वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकर आएंगे जो ज़रूरी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भी टेनिस कोर्ट के अंदर जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बट येस, हम एक डेलिब्रेट डिस्कशन करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने कही। उन्होंने कहा अब हमें ब्लूप्रिंट मिल गया है किस तरीके
तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, बट हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम डेलिब्रेट डिबेट्स करेंगे, बड़ी बड़ी डिबेट्स करेंगे। और आपको पता है जैसे मैंने अभी आपको ये डोमिनेंट वॉइसेस और इसमें बताया, पब्लिकली डिबेट होती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, और तब जाके हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो पीपल के टेम्पर से फिट हो, यानी कि जो जनता चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन वो दिखनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो जो 300 मेंबर है उनका दिमाग नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो जनता जनार्दन चाहती है, जो जनता के टेम्पर से मैच होगा, वो चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड होगी। ये चीज़ हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और उन्होंने क्या कहा कि इंडिया डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा मैंने डेमोक्रेसी वर्ड मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई? डेमोक्रेसी तो हमें लानी ही है। डेमोक्रेसी तो जब से ब्रिटिशर्स आए हैं तब से हमारा सबसे पहला क्या मुद्दा है? डेमोक्रेसी तो हमें लानी ही है। इंडिया को हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे चलाना ही चलाना है। तो डेमोक्रेसी तो ऐसे ना कैसे करके हम इंडिया में लाएंगे ही लाएंगे। और कैसी डेमोक्रेसी हम लाएंगे? वी विल ब्रिंग द लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ हमें जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट रहेंगे, सॉवरेन रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे, गारंटी करेंगे सेफ गार्ड राइट्स टू द बैकवर्ड एंड ओप्रेस्ड क्लास। सेकेंडली वी विल बी अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री। और हम बाद में क्या बने थे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारी गवर्नमेंट में एक प्रधानमंत्री हेड होंगे और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होंगे। तो इस तरीके से हमारी फुल कॉन्स्टिट्यूशन बनी। एंड आपको सोर्स भी मैंने समझा दी है। तो विद दिस आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, टॉपिक 2। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक 2.1। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न मैं सोर्स एक्सप्लेन नहीं करती हूँ वीडियोज़ में, बट ये सोर्स बहुत बिकॉज लंबी हो जाती है वीडियो, बट स्टिल ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने इसी चैप्टर में पढ़ा दी है। आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 द विल ऑफ द पीपल। एंड बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, अगर नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या हिस्ट्री के, तीनों बुक के हर एक चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, स्टार्टिंग में आपको दिख गया होगा। यू कैन गो एंड टेक ऑल द नोट्स फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आईडी। और हैंड रिटन भी है, टाइप भी है, टेस्ट भी है हर एक चैप्टर का हिस्ट्री का। सो यू कैन गो एंड टेक द स्टडी मटेरियल फ्रॉम देयर। एंड सेकेंडली खाली हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डले हुए हैं, यानी कि उनके क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ और मल्टीपल चॉइस सब कुछ इंस्टाग्राम आईडी पे है। सो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और अगर इस वीडियो का पिंड कमेंट देखोगे तो हिस्ट्री की तीनों बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके हैंड रिटन नोट्स का लिंक दे रखा है मैंने पिंड कमेंट में, आप जाके ले सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द विल ऑफ द पीपल। देखो इसमें मैंने आपको बताया ना कि सोशलिस्टिक पार्टी के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करा था। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ब्रिटिशर्स की देन है, हम इस पर पार्टिसिपेट नहीं। ओके, तो कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ लाहिरी ने कहा कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें काले हाथ लगे हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, तो ये फुली इंडिपेंडेंट असेंबली नहीं है। इंडिया वालों इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मत मानो, फुल इंडिपेंडेंस अपनी हमें गेन कर लेनी चाहिए। दे वर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो 1946 और 47 की विंटर्स की बात थी, ये जो असेंबली थी इसमें इन्होंने कह दिया कि ये जो भी असेंबली है ये ब्रिटिशर्स के अंडर में वर्क कर रही है। ये असेंबली है जो ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिशर्स अभी तो गए नहीं थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तो इन्होंने सोमनाथ लाहिरी ने कहा कि ये जो असेंबली है ये ब्रिटिशर्स के इशारों पे नाच रही है। और एक वन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बनी थी, आप सबको पता होगा हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है एक नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बनी थी उस समय के लिए कि ब्रिटिशर्स जाने वाले थे। अब उस समय के लिए इंडिया को कौन चलाएगा, उसलिए इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो उस इंटरिम गवर्नमेंट को भी इन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है, उनके लीडर कौन थे? नेहरू जी थे और बाकी और काफ़ी सारे लीडर्स थे उसमें। तो उन्होंने कहा, लाहिरी जी ने कहा कि ये गवर्नमेंट भी ब्रिटिशर्स के इशारों पे नाचती है। इनको वाइस रॉय, यानी कि देखा ना अपने लंदन में से एक वाइस रॉय आके इंडिया में रहते थे, बार बार वो चेंज होते रहते थे। ये जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये वाइस रॉय को रिपोर्ट करती रहेगी। और ये लंदन और जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है जो लंदन में स्थित है, इन्हें एक एक काम जो ये करेंगे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम गवर्नमेंट है ये फ्रीडम नहीं मिला अभी हमें, ये फुली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सब ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं, अभी भी ब्रिटिशर्स कुछ गेम खेल रहे हैं। इस तरीके की बात कही हमारे सोमनाथ लाहिरी ने। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फुली ब्रिटिश मेड है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो ये समझ लेना कि ब्रिटिशर्स ही वर्क कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने, इनकी सोर्स पढ़ा देती हूँ अब तुम्हें, इन्होंने बोला
जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने एक पूरा एक मैसेज टाइप दिया कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ देनी चाहिए। एक तरीके से इन्होंने ये कहा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खारिज कर देना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट को खारिज कर देना चाहिए, पहले फुल इंडिपेंडेंस लो तब बनाना कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला इन्होंने उनको बोला दैट इज़ वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। अब ये बात इन्होंने क्यों बोली थी, लाहिरी जी ने ये बात बोली थी नेहरू जी को, क्यों बोली थी तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो क्या था, नेहरू जी ने कहा कि ठीक है ब्रिटिशर्स अभी नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके इशारों पर नाच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। नहीं, वी विल मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर ओन वे, हम अपने तरीक़ों से बनाएंगे और हम कुछ भी स्टेप ले लेंगे, अगर ये हमारे पे दबाव डालेंगे तो विल टेक एनी स्टेप्स टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया को इंडिपेंडेंट हम दिला के रहेंगे। तो इस बोल्ड वर्ड्स पे उन्होंने लाहिरी जी ने नेहरू जी को कहा दैट इज़ वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। तो उन्होंने एक तरीके से उनको ताना मारा कि ये बस कहने की बातें हैं, अंदर खाते हैं तो ब्रिटिशर्स ही वर्क कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ नॉट एट ऑल रिप्रेजेंटेटिव और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है। इनफैक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहते थे कि इंडिया को अभी तक फ्रीडम नहीं मिला है, फ्रीडम हमें बस इसी चीज़ का मिला है कि फ्रीडम फ्रॉम आवरसेल्व्स हमें मिल गया है। तो एवरीबडी वांटेड दैट एक बार ब्रिटिशर्स चले जाए देन वी शुड मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फिर ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो ये चाहते थे हमारे लाहिरी जी। अब उस समय पे ये सब होना पॉसिबल नहीं था, तो अब रिप्लाई तो करेंगे ना नेहरू जी, तो छोड़े रहेंगे इस बात पे। तो नेहरू जी ने कहा कि हमें उस सोर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ है, यानी कि उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं करेंगे जिसके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है। किसके द्वारा बनी थी? येस यू नो, वी द पीपल। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी गवर्नमेंट ने या स्टेट ने नहीं बनाई थी, ये आम जनता ने बनाई थी इंडिया की। कैसे बनाई थी? इंडियन लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोगों को इलेक्ट करा और उन लोगों ने कर दिया इलेक्ट हमारे किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को। जैसे कि तुम प्रधानमंत्री चुनते हो और बाकी लीडर्स को चुनते हो और वो लोग जाके प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देते हो। तो क्या तुम कहते हो कि तुमने नहीं करा? नहीं। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो इलेक्शन हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है, ये लोगों के द्वारा ही बनी है, दे हैव ब्रॉट देम हियर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अब उसका सिर्फ एक ही काम होगा, हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वी विल फुलफिल द पैशन ऑफ इंडियन मासेस। हम इंडिया की तो जनता है उसका जो भी सोच है, जो भी वो चाहती है वो हम फुलफिल करेंगे। और ये जो सोर्स थी इसमें एक और चीज़ बोली थी लाहिरी जी ने नेहरू जी को कि अब तुम डांस करते रहोगे इंग्लैंड से और यहाँ पे असेंबली के बीच में, कोई भी तुम्हें बात पूछनी होगी तो इंग्लैंड जाओगे, फिर आओगे, फिर उनसे सैंक्शन लोगे, ये वो ऐसी ऐसी बातें भी उन्होंने कही थी। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया के पीपल ने हमें बनाया है, वी आर फुली रिप्रेजेंटेटिव और हम एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ला के दिखाएंगे। अब नेहरू जी ने कहा कि हम क्या क्या लाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, हम कॉन्स्टिट्यूशन में एस्पिरेशंस शो करेंगे होल नेशन की, जो नेशनल स्ट्रगल, इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च हुआ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सब में मांगे रखी लोगों ने, पीजेंट ने और बैकवर्ड क्लासेस ने, मिडिल क्लास ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हर एक ने अपनी जो जो मांगे रखी है, इंडियन सिटीजन ने जो मांग रखी है वो एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडिया एक डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एंड जस्टिस लेकर आएगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड होगा डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड येस वी गॉट अ फंडामेंटल राइट्स। तो हमें दिखाई दिया। और देखो जब से 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई तब से ही सोशल जस्टिस की मांग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू ने अब बातें लिखी, बातें बताई, देखो कि हम ये करेंगे। उन्होंने बताया स्वामी विवेकानंद ने कैंपेन चलाई थी हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजन जो पुराने तरीक़ों से चल रहा है उसमें भी रिफॉर्म आना चाहिए। सेकेंडली ज्योतिबाई फुले के बारे में इन्होंने बताया, जिन्होंने महाराष्ट्र में जितनी भी सफरिंग हो रही थी पीजेंट के साथ, वर्किंग क्लास के साथ, उसको सामने लेकर आई। तब बड़े बड़े कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्टिक लीडर्स थे वो आए और उन्होंने वर्क करा पीजेंट्स को और जितने भी वर्कर्स थे उनको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने के लिए। जो पीजेंट्स थे एंड वर्कर्स थे महाराष्ट्र के, उनकी सिचुएशन डिट्रॉइट हो गई थी, तो उसके लिए लीडर्स आए, वर्क करा और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस बना। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इक्वालिटी लानी चाहिए हमें, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी लेकर आएगी, जस्टिस लेकर आएगी, डेमोक्रेसी लेकर आएगी। एंड उन्होंने एक और चीज़ बताई कि देखो पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बहुत कोशिश की गई इंडिया में, तो उस समय पे जो कौन से टाइम हुई, एक 1909 में हुई, 1999 में, 1935 में। तो उस समय पे इंडियन का पार्टिसिपेशन, ये 1909 और 1919 में जब कोशिश हुई थी तो उस समय पे इंडिया का पार्टिसिपेशन इतना अच्छा नहीं था। बट अब
इस वाली जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है इसमें तो सारे इंडियन मेंबर्स ही हैं, 300 इंडियन मेंबर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ब्रिटिशर्स के अंदर बनी है? नहीं, इंडियन लोग हैं तो इंडिया का भला ही तो करेंगे, ये बात हमारे नेहरू जी ने कही। ओके, तो नेहरू जी ने यही एक्सप्लेन करा कि भैया पहले इंडियंस का इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था बट अब होता है। उन्होंने एक और बात बताई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च हुआ 1935 में, उसके बाद जब 37 में इलेक्शन हुए तो 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई, तो दैट मीन्स वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए थे। उसके बाद जो अभी 46 के इलेक्शन हुए दे वर प्योरली बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो पहले हमारे इलेक्शन होते थे अर्लियर अटेम्प्ट जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं होते थे, बहुत कम 10 to 12% एडल्ट पॉपुलेशन को ही राइट होता था वोट का। बट अभी वाले जो इलेक्शन हुए 46 में जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हुआ था, तो डेट मीन्स बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट इज़ डाइवर्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे सकती है। उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो, जो नेहरू जी है उन्होंने कहा कि चाहे कॉलोनियल फ्रेमवर्क के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हो बट स्टिल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होगी इंडिया की वो दिखाएगी उसका विजन क्या होगा, उन्होंने बता दिया था। ये चीज़ उन्होंने कब कही? 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगी हमारी इंडिपेंडेंट होगा, इंडिया सॉवरेन होगा और रिपब्लिक होगा, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो इट विल बी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, इंडिया अपना डिसीजन खुद लेगा एंड इट विल बी अ रिपब्लिक। ये काम होगा चाहे हम ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे, चाहे वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में बनी हो, बट स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वुड बी फ्री, इट वुड बी फेयरलेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे के पूरे इंडिया को फ्रीडम जस्टिस दिलाकर रहेगी, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी जस्टिस सब कुछ दिला के रहेगी। और येस इट इज़ ट्रू, हमारे पे फंडामेंटल राइट्स है, क्या नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये जो टॉपिक है इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट जो इसकी सोर्स है वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। तुम्हें पता होना चाहिए क्या स्टैंड हमारे लाहिरी जी ने दिए थे और नेहरू जी ने क्या क्या उनको रिटैलिएट बैक करा था। तो इस दिस आपका आज ये वीडियो में यहीं ख़त्म कर रही हूँ। हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी का चैप्टर मैं आपको सेकंड पार्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्ट 2 वीडियो लिंक, तो उससे आके आप आगे का चैप्टर पढ़ सकते हो। नोट्स का मैंने तुम्हें बता दिया इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। क्लास 12th में हो, ह्यूमैनिटीज़ है, 11th में ह्यूमैनिटीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, पॉलिटिकल इको हिस्ट्री, सब प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल इफ़ यू वांट। एंड सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फुल हिस्ट्री का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल स्टार्ट द टेस्ट सीरीज़ एंड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी, 1 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी। सो बी इन टच विद माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो सो दैट यू विल बी अपडेटेड कि मैं क्या अपलोड कर रही हूँ। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12।